हेलो एवरीवन, आई एम प्रवीण गौस्मित एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू योर कैंपस टीचर्स कैंपस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और तैयारी चल रही होगी। 9 से डेट है, 9 से 21 सितंबर के बीच कोई भी एग्ज़ाम हो सकता है, ये संभावना है। और एग्ज़ाम की जिस तरह से संभावना है कि हो सकता है, तो मैं भी आज इसी संभावना के साथ उपस्थित हुआ हूँ। जी हाँ, कि एग्ज़ाम हो सकती है या नहीं ये पता नहीं, ये बिहार बोर्ड जाने। लेकिन आप लोगों को आज लग रहा होगा कि पता नहीं सर का वीडियो आएगा कि नहीं आएगा, मतलब आने की संभावना है या नहीं है। अच्छा, दो ही था ना, या तो आ सकता है या तो नहीं आ सकता है। आप लोग लग रहा होगा कि वीडियो जरूर आएगी आज, क्योंकि इधर लगातार वीडियो आ रही है। हाँ, बीच बीच में कभी गैप हो जाता है, जैसे कि कल हो गया था, तो लग रहा होगा कहीं आज भी तो नहीं आएगी। तो नहीं, तो आप लोगों को लग रहा था कि वीडियो आएगी या नहीं आएगी। तो यहाँ पे दो संभावनाएं, यस और नो। तीसरा कुछ था क्या? नहीं था। तो उसी तरह से हम लोग जब किसी अनसर्टेन चीज़ का, मतलब अनिश्चित चीज़ का जब मेजरमेंट करते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या? संभावना। आपने क्या मेजरमेंट किया? या तो आएगा या तो नहीं आएगा, निश्चित तो नहीं था। जब हम लोग मेजर करते हैं और निश्चितता की, अनसर्टेनिटी की, तो वहाँ पे उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। द मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इज नॉन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। किसी घटना की अनिश्चितता की माप ही क्या है? प्रायिकता है या संभावना है। तो अब प्रोबेबिलिटी में क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं, क्या क्या शब्दावली यूज होती है, वो देखें। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, फॉर्मूला पे चलेंगे, वेट करें, सारी चीज़ें हैं। डाइस में प्रॉब्लम अगर है तो वो आज सॉल्व हो जाएंगी। अगर पत्ते में यानी कि कार्ड में, प्लेइंग कार्ड में अगर प्रॉब्लम है, उससे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो सॉल्व हो जाएगा। प्लेइंग कार्ड रखा हुआ है, डाइस रखा हुआ है, उसके बाद आपका कॉइन रखा हुआ है, तो एक भी चीज़ नहीं बचेगा, देखते जाएंगे, सारी चीज़ें हैं। और हाँ, बॉल भी है, बॉल भी रखे हुए हैं, दिखा देता हूँ। तो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आज सारा सॉल्व होगा। कार्ड है, बॉल है, डाइस है, कॉइन है, एवरीथिंग इज हेयर। तो अब चलते हैं कि प्रोबेबिलिटी के टर्म्स क्या क्या हैं, उसके टर्म्स को जाने। अगर टर्म्स को जान जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम्स में फिर कोई दिक्कत आएगी। तो हम लोग चलते हैं शब्दावली पे। शब्दावली क्या क्या है देखेंगे। शब्दावली देखते जाएं। टर्मिनोलॉजी किसका? प्रोबेबिलिटी का। इसमें सबसे पहले आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या आता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। मैं लिखते जाता हूं, आप लोग देखते जाएं। रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है सुनेंगे। अगर एक ही स्थिति में, एक ही कंडीशन में अगर बार बार आप एक ही घटना को दोहरा रहे हैं और उसका परिणाम अलग अलग आ रहा है, तो वो उसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, यादृच्छिक प्रयोग। इसका एग्जांपल देखें। जैसे मान लें कि डाइस सेम है, मैं भी डाइस को थ्रो कर रहा हूँ, ये देखें डाइस सेम है और हथेली का कंडीशन सेम है। तो डाइस चेंज नहीं कर रहा हूँ और इसकी पोजीशन भी चेंज नहीं कर रहा हूँ। मैंने एक बार थ्रो किया, 4 आया, ठीक है। और दूसरी बार मैंने थ्रो किया, फिर से सेम कंडीशन, सेम डाइस है, सेम कंडीशन, 2 आया, देख लें 2 आया। तो हो सकता था रिपीट 4 भी आ जाए, लेकिन कोई गारंटी नहीं था, अलग अलग आना चाहिए। अगर मैं बार बार प्रयोग करूं और एक ही आए तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, अलग अलग आना चाहिए। तो मुझे लगता है रैंडम एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अगले शब्दावली पे या टर्मिनोलॉजी पे, जो है आपका ट्रायल एंड इवेंट्स। क्या है? ट्रायल एंड इवेंट्स। ट्रायल एंड इवेंट्स। ट्रायल और इवेंट क्या है सुने। अभी मैंने डाइस फेंका, तो जो फेंकने की क्रिया थी वो था ट्रायल, ठीक है। और फेंकने के उपरांत जो अभी 4 और 2 आया वो था आपका क्या? इवेंट। समझ में आ रही? घटना। अब चलते हैं आगे टर्म पे, आगे क्या है, क्लियर है? घटनाएं तक क्लियर है। अब यहाँ पे घटना 2 टाइप की, इवेंट्स जो हैं वो 2 टाइप की। घटना कितना? 2 टाइप की, एक सिंपल और एक कंपाउंड। सिंपल और कंपाउंड। तो सुनेंगे, किसे सिंपल बोलेंगे, किसे कंपाउंड। जब मैं बोलूँ कि ये डाइस को थ्रो करते हैं तो 3 आने की प्रायिकता क्या होगी? 3 आने की प्रायिकता। अच्छा बताइए,
इस डाइस में 3 कितना है? 1। तो 3 आने की संभावना कितना होगी? 1 कितने में? 6 में। 6 सतह है ना और 6 अंक हैं, तो 3 आने की संभावना 1 है और कितने में? 6 में। अगर बोल दे कि इस डाइस को फेंके और ऑड नंबर आने की संभावना क्या है, तो क्या बोलेंगे? 1 3 5 या 5 3 1। बोल देगा इवन, तो क्या हो जाएगा? 2 4 6 और 6 4 2, सेम बात है। तो जब संभावना एक हो तो उसको बोलते हैं सिंपल इवेंट। जैसे 3 आने की संभावना कितनी थी? 1। लेकिन इवेंट या ऑड नंबर आने की संभावना 1 से अधिक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड या मिश्र। हिंदी में बोले तो मिश्र। तो क्लियर हो गया होगा कि इवेंट्स कितने टाइप के? 2, सिंपल और मिश्र। आप सोच रहे होंगे अभी तक फॉर्मूला नहीं बताए हैं, टर्म्स बताते जा रहे हैं। टर्म्स को सुन लें, फॉर्मूला कुछ नहीं है। फॉर्मूला एक बार बता दूंगा, फिर टर्म्स पता रहेगा तो सवाल में नहीं उलझेंगे, ये गारंटी है। तो देखते जाएंगे। फॉर्मूला के पीछे मत भागे, फॉर्मूला तो मैं बताऊंगा ही। फॉर्मूला कैसे आएगा वो भी आप जानेंगे। तो अगले टर्म पे चलते हैं। घटनाएं तक देखा कि 2 घटनाएं थी, कौन कौन सा? सिंपल और कंपाउंड। क्लियर है? सिंपल था और कंपाउंड था। उसके बाद आती है कि संपूर्ण घटनाएं। क्या आती है? उसके बाद आती है संपूर्ण घटनाएं। अगर इंग्लिश में बोले तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या है? सुनिए। जैसे ही मैंने अभी डाइस को फेंका तो क्या क्या आने की संभावना थी? 1 2 3 4 5 6, यही है। तो 1 2 3 4 5 6, द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज नॉन एज एग्जॉस्टिव इवेंट। द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज नॉन एज एग्जॉस्टिव इवेंट्स, यानी कि संपूर्ण घटनाएं। जैसे एक डाइस को मैंने फेंका, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर? एक डाइस को फेंका तो ये आया। तो संपूर्ण घटनाएं कितनी हुई? कितनी आउटकम्स हुई? 6। समझ में आ रही है? और एक चीज़ याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि जब टोटल आउटकम्स को सेट के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, सेट मतलब समुच्चय, जब टोटल आउटकम्स को सेट के रूप में प्रेजेंट करेंगे तो उसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। इस टॉपिक का सबसे बड़ा पार्ट, आपके प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला का सबसे बड़ा पार्ट क्या? सैंपल स्पेस। किसको बोलेंगे? एग्जॉस्टिव इवेंट जितने भी आए उसको हम लोग अगर सेट के रूप में लिख दें तो उसको बोलेंगे सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस क्या है देख लें। क्या बोलेंगे? सैंपल स्पेस। इसको डिनोट करते हैं हम लोग एस से। किससे? एस से। अच्छा, टोटल आउटकम को मैंने बोला कि सेट में रिप्रेजेंट कर लें, तो सेट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पता है ना? नहीं पता है तो मैं आगे सेट भी पढ़ाऊंगा, पता चल जाएगा। अभी जान लें, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6, आपका सैंपल स्पेस तैयार है। यानी कि प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला में जो आएगा सैंपल स्पेस, एक पार्ट डन। अब एक पार्ट है, मैंने क्या बोला था, फॉर्मूला के लिए मत हड़बड़ाइए, फॉर्मूला खुद पे खुद पता चल जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है संपूर्ण घटनाएं। अब अगला जो मैं शब्दावली लिखने जा रहा हूँ देखेंगे। अगला शब्दावली क्या होगा देखते जाए। अभी हमने क्या पढ़ा? संपूर्ण घटनाएं, एग्जॉस्टिव इवेंट, और उसके सेट को ले लेंगे तो सैंपल स्पेस। अब देखें अगला टर्मिनोलॉजी क्या है। अगला है फेवरेबल इवेंट्स। फेवरेबल इवेंट्स क्या हैं देखते जाएं। हिंदी में बोले तो स्वीकारात्मक घटनाएं। स्वीकारात्मक, जल्दी जल्दी में तो राइटिंग खराब हो रही है, कोई बात नहीं चलेगा, आप लोग समझ जाएं बस। स्वीकारात्मक घटनाएं। अच्छा, अभी मैंने डाइस फेंका, आप बोल रहे होंगे सर बार बार आप डाइस का एग्जाम्पल दे रहे हैं। चलो कोई बात नहीं है, अब मैं अलग ले लेता हूँ कुछ। मैं डाइस का एग्जाम्पल नहीं दूंगा। ये देख रहे हैं क्या है? गेंदे, 2 पिंक, 2 ऑरेंज, 2 ग्रीन। ठीक, अब मैं बोलूँ, इसको मिला दूँ, अब मैं बोलूँ इसमें से
वाइट बॉल निकालने की संभावना क्या होगी? ये तो ऑरेंज है, पिंक, ग्रीन। सर 3 कलरें हैं, ऑरेंज, पिंक और क्या, ग्रीन। वाइट कहाँ से आएगा? वही बात मैं समझाना चाह रहा था कि वाइट आएगा कहाँ से। अगर मैं किसी इवेंट को करूं, कोई सा इवेंट घटे और उसमें से जो पद नहीं हो सकता है वो क्या हो जाएगा? अस्वीकारात्मक। जो आ सकते हैं, जो संभव है वो स्वीकारात्मक यानी कि फेवरेबल। समझ में आ रही है? तो एक डाइस को मैंने थ्रो किया, उस पर क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 आएगा क्या? जिस तरह से व्हाइट गेंद नहीं आ रही थी उस तरह से 7 भी नहीं आएगा। किसमें? फेवरेबल इवेंट्स में। जिस तरह से व्हाइट गेंद नहीं आ रही थी उस तरह से 7 भी नहीं आएगा। किसमें? डाइस को फेंकेंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 7 आएगा। आएगा क्या? नहीं आएगा। 7 6 आएगा। तो वही है स्वीकारात्मक घटनाएं, मतलब ऐसे हम लोग इवेंट के बारे में पढ़ेंगे इसमें, जो कि फेवरेबल होगा, अनफेवरेबल ना होगा। किसमें? प्रोबेबिलिटी में हम लोग यही पढ़ेंगे। अब देखते हैं अगला टर्मिनोलॉजी क्या है। अगला क्या है? अगला है आपका इक्वली लाइकली इवेंट्स। अगला क्या है आपका? इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो इक्वली लाइकली इवेंट्स मतलब क्या? समसंभावी घटनाएं। समसंभावी घटनाएं, जैसे मान लिया कि आपने कॉइन को टॉस किया तो हेड या टेल, वहाँ पे संभावना क्या है? सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा कर दे कि अलग आ जाए, शोले फिल्म वाला नहीं। जैसे डाइस को थ्रो किया तो 1 आने की भी संभावना उतनी ही होनी चाहिए जितना कि 3, 4 की भी उतनी ही जितना कि 6, मतलब 1 का 1 का आने का संभावना उतना ही होना चाहिए जितना कि रेस्ट 5 का। तो उसको बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। क्लियर है? अब चलते हैं अगले शब्दावली पे कि अगला शब्दावली क्या है। अगला है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, हिंदी बोले तो परस्पर अपवर्जी घटनाएं। मतलब ये कि जैसे मैंने डाइस को फेंका तो अच्छा, जैसे मैंने फेंका अभी तो 5 आया, 5 आया तो मैं बोलूँगा क्या? मैं बोलूँगा कि क्या 5 और 6 एक साथ आ सकते हैं क्या? आप बोलेंगे सर कैसे आ सकते हैं? नहीं आएंगे। 5 तो एक ही है। एक बार मैंने फेंका और क्या 5 और 6 एक साथ आएंगे क्या? आएंगे क्या? नहीं आएंगे। तो क्या ऐसा होगा डाइस में? नहीं होगा। एक साथ 5 और 6 नहीं आएंगे। तो उसी को बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इनकी परस्पर अपवर्जी इवेंट्स। समझ में आ रहा होगा? क्लियर है? मुझे लगता है क्लियर होगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के बाद हम लोग जो पढ़ेंगे अभी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। लेकिन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट से जाने से पहले मैं आपको कार्ड के बारे में बताना चाहता हूँ। एक पैक ऑफ कार्ड्स में कितने कार्ड होते हैं? 52 मैं दिखा देता हूँ, मेरे पास है ये पूरा 52 कार्ड्स का एक सेट है, पैक्स है। इसमें कितने कार्ड? 52 में 2 तरह के कार्ड होते हैं, एक रेड, दूसरा ब्लैक। देखते जाएं कार्ड्स में, देखते जाएं। कार्ड में दिक्कत नहीं होगा आज के बाद। इसमें होती है 26 कार्ड्स की संख्या रेड, और इसमें होता है भी, इसमें भी 26 कितना हो जाएगा? 52। अब 26 में भी डिवीजन होता है, रेड में भी 2 टाइप का और ब्लैक में भी 2 टाइप का। तो देखते जाएं। रेड भी 2 टाइप्स के और ये भी 2 टाइप्स के। इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ। तो रेड जो होते हैं 2 टाइप्स को कौन कौन होते हैं? एक होते हैं इंग्लिश में बोले तो डायमंड, हिंदी में बोले तो ईंट। इसमें कितने होते हैं? 13, क्योंकि 26 को बांट रहे हैं ना। और दूसरा जो होता है वो होता है पान का पत्ता, यानी कि इंग्लिश में बोले तो हर्ट। क्या होता है? हर्ट, यानी कि पान का पत्ता। ठीक है, इसमें भी कितने होते हैं? 13। रेड के बाद अब आते हैं ब्लैक पे। ब्लैक में भी 2 टाइप का, एक होता है स्पेड जैसे कि बोलते हैं हुकुम का पत्ता। क्या बोलते हैं हिंदी में? हुकुम का पत्ता। स्पेड के बाद क्लब्स पे,
क्लब जिसको बोलते हैं चिड़ी, ऐसे आम भाषा में चिड़िया भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने कार्ड देख लिया कितना, डायमंड और हार्ट किसमें, रेड में, और स्पेड और क्लब किसमें, ब्लैक में। तो और भी चीज़ जान ले कार्ड के बारे में। डायमंड के बारे में अगर आप लोग जान जाएंगे तो फिर रेस्ट कार्ड जितने भी हैं कौन कौन सा, हार्ट, स्पेड और क्लब, उसके बारे में सेम इसी तरह कार्ड होगी, सिर्फ रंग और उसके चिन्ह, उसके जो शेप है वो अलग होगा। तो डायमंड के बारे में जाने, इसमें 13 कार्ड कौन कौन। एक ये जो होता है ये एस बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, ACE। और आप पूरे डायमंड को देख लें, इसमें 13 कार्ड हैं, 13 कार्ड। ए से इसकी शुरुआत होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन 10 के बाद जो 3 कार्ड हैं कौन कौन से, 3 कार्ड जो हैं मैं निकाल देता हूँ। ये 3 कार्ड JQK, इसे बोलते हैं फेस कार्ड। JQK को क्या बोलते हैं, फेस कार्ड। तो JQK कितना हो गया, 3 फेस कार्ड, कितने में, 13 में, और सब में कितना हो जाएगा, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3। तो फेस कार्ड की संख्या 12। तो कार्ड की संख्या कितनी, 52। टोटल कार्ड 52, उसमें से 2 कलर रेड और ब्लैक। रेड में कितना, 2 पार्ट, एक डायमंड और एक हार्ट, और ब्लैक में कितना, तो स्पेड और क्लब। क्लियर है। अब चलते हैं किस पे, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट पे। अब हम लोग चलेंगे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या है। इसको मिटा दूं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। चलिए, तो अगला जो टर्म था वो था क्या, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। फिर एक मैं एग्जांपल लेता हूं। एक मैंने डाइस को फेंका, पहला बार में 4 आया, दूसरा बार में 5 आया, तो क्या उससे किसी को, उससे कोई रिलेशन है, उससे कोई उसका तुलना है। फिर दोबारा भी फेंकता, अगर 4 ही आता तो कोई बात है, नहीं है। वहाँ पे वो इंडिपेंडेंट इवेंट है, कौन, डाइस वाला। अगर डाइस को हम थ्रो करें, अगर मैं डाइस को थ्रो करूँ, तो अगर पहला बार में 4 आया और दूसरा बार में 5 आया तो कोई बात नहीं है, अलग अलग घटनाएं, अलग अलग आउटकम्स हैं। लेकिन कार्ड में से, अगर कार्ड में से, बहुत सारे कार्ड में से एक किंग मैं निकाल लूँ, कि मैं निकाल लूँ अगर कौन सा, रेड हर्ट वाला, तो क्या अब फिर कितना बचेगा, के 3। तो क्या के की संख्या घटी कि नहीं घटी, अब क्या पहले जैसा प्रोबेबिलिटी उसकी निकलेगी, नहीं निकलेगी, क्योंकि कार्ड की संख्या घट चुकी है। तो वो अब डिपेंडेंट हो गया। अब हम लोग उस पर डिपेंडेंट है कि एक कार्ड निकल चुका है, लेकिन जो कार्ड निकला है उसको अगर हम लोग फिर रख दें, फिर से निकालें, तो वहाँ पे फिर वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। निकाल रहे हैं फिर रिप्लेसमेंट, तो रिप्लेसमेंट की घटना इंडिपेंडेंट में आएगी, और रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे हैं तो डिपेंडेंट में आएगी। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने इवेंट के बारे में पढ़ा और सैंपल स्पेस पढ़ा। अब हम लोग बात करते हैं प्रोबेबिलिटी पे। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, सुने, मैंने शुरू में ही बोला था, द मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इज नॉन एज प्रोबेबिलिटी। मतलब क्या, जो अनिश्चितता है उसकी माप। यहाँ पे मैंने इवेंट के बारे में पढ़ा और सैंपल स्पेस। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सुने, अगर कोई मैं डाइस फेंकता हूँ, तो मान ले वो घटना है क्या, ई। तो ई कोई अगर घटना है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना हो, तो ई के पहले पी लिख दें और उसको ब्रैकेट में ले लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई। ठीक है, एक डाइस को फेंकता हूँ तो टोटल आउटकम्स कितने आते हैं, यहाँ पे याद करें, एग्जॉस्टिव आउटकम्स, यानी कि उसका अगर सेट ले लें तो क्या था, सैंपल स्पेस। जब भी हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो सैंपल स्पेस की तुलना में, तो नीचे क्या देंगे, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या कहलाता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या कहलाते हैं, एग्जॉस्टिव। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी कि सेट के रूप में लिखा गया है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखने में जो सैंपल स्पेस है उसकी नंबर हम लोग निकालेंगे कि उस सेट में कितने आउटकम्स आए हैं। तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, NS से, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो यहाँ पे लिख देंगे बेस में क्या, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। और जो घटना के बारे में कही जा रही है, जो विशिष्ट घटनाएं हैं, जो स्पेसिफिक है, जैसे मैंने बोला एक डाइस को फेंका, 5 के आने की संभावना क्या है, तो 5 आएगा कितने में, 1 2 3 4 5 6 में ही ना। तो टोटल तो नहीं लिए, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना, 6, तो 5 कितना है उसमें अंकित, 1,
तो नंबर ऑफ इवेंट क्या होगा, एक। तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ इवेंट, यानी कि इवेंट उसकी संख्या, तो नंबर ऑफ इवेंट। समझ में आ रही है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, रेशियो किसका, नंबर ऑफ एन इवेंट का और उसके सैंपल स्पेस, उस घटना की जो टोटल सैंपल स्पेस है या फिर सेट है टोटल आउटकम्स का, सेट है किसका, एग्जॉस्टिव इवेंट का, उसकी तुलना में। क्लियर है। NE/NS ये फॉर्मूला है। अब हम लोग देखेंगे कि इस फॉर्मूला से हम लोग कैसे कैसे क्या सीखेंगे, कैसे कैसे निकालेंगे। अच्छा, मैं एक पॉइंट को टॉस करता हूँ, एक पॉइंट को टॉस किया तो क्या आएगा, हेड या टेल। मैंने सेट के फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पे बताएं सेट के फॉर्म में कितने हैं घटनाएं, या तो हेड आएगा और टेल आएगा। तो NS नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना, 2। ये क्वेश्चन था। अब पूछ रहा है क्वेश्चन कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। हेड आने की मतलब स्पेसिफिक इवेंट, विशिष्ट घटनाएं क्या है, हेड। तो हेड कितने आ सकती है, एक बार फेंकेंगे तो एक ही बार आएगा ना, चाहे हेड आए या टेल आए, संभावना तो है एक हेड आने की। तो NE कितना हो जाएगा, 1। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें अगर ऊपर, तो P, मान लें कि इवेंट वो सिक्का फेंकने के इवेंट F था, तो P ऑफ F अगर E मानते हैं तो P ऑफ E, P ऑफ एन इवेंट E, यहाँ पे F मान लिए तो P ऑफ एन इवेंट F कितना हो जाएगा, 1। NE/NS, तो NE कितना है, 1 और NS कितना है, 2। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1/2। अच्छा, टेल का पूछ दे तो कि टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो क्या टेल के संदर्भ में क्या लिख देंगे, NE। कितना आएगा टेल, एक बार कितने में, NS यानी कि टोटल सैंपल स्पेस में उसकी संख्या कितनी है, 2। जिस तरह से हेड आने की घटना थी F, मैंने मान लिया टेल आने की घटना क्या है, E। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E क्या हो जाएगी, P यहीं पे लिख देता हूँ, NE/NS तो 1/2। एक चीज और यहाँ पे सुन लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ, एक एग्जांपल और। अब 2 सिक्का को मैं फेंकता हूँ, 2 सिक्के को मैं फेंक रहा हूँ, इसमें क्या आएगा, हेड और टेल। इसमें क्या आएगा, हेड या टेल। 2 सिक्का को फेंका गया। अब 2 सिक्का को फेंका गया तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे, टोटल आउटकम्स कितने होंगे 2 सिक्का को फेंकने पे, मैं यहाँ पे बताता हूँ। मेरे पास 2 सिक्के हैं, मेरे पास 2 सिक्के हैं, ठीक है। मैं पहला को फेंकता हूँ, इसमें आया हेड यानी कि चित्त, ठीक। इसको फिक्स कर लेता हूँ, यहाँ पे टेल भी आ सकता था, टेल वाला को भी छोड़ रहा हूँ। हेड आया, अब हेड के साथ 2 कंडीशन है इसमें, इसको जब टॉस करूँगा या तो हेड आएगा या टेल आएगा, नहीं चित्त आएगा या पट आएगा। तो हेड के साथ 2 संभावनाएं हैं, एच के साथ हेड आ सकता है या एच के साथ टी आ सकता है। फिर इसको टॉस किया, टी आया तो टी के साथ एच, टी के साथ टी, तो कितने आउटकम्स होंगे, 4 होंगे। समझ में आ रही है। इस हेड के साथ ये दोनों आएगा और इस टी के साथ भी दोनों। जब दोनों को एक साथ फेंका गया, मैंने भी बताया, तो क्या क्या हो सकता है सैंपल स्पेस उसका, NS क्या क्या हो सकता है। पहले S की बात कर लें कि सैंपल स्पेस से क्या क्या होगा, सैंपल स्पेस क्या क्या होगा। तो सैंपल स्पेस क्या होता है, सेट होता है टोटल आउटकम्स का। तो इसके साथ ये दोनों आएंगे यानी कि HH, फिर क्या HT, फिर क्या TH और TT बंद। ये क्लियर है। तो इतने टोटल सैंपल स्पेस आएंगे। अब अगर NS की बात करें तो कितने होंगे, 1 2 3 4, तो NS कितना हो जाएगा, 4। अब क्वेश्चन ये आएगा कि दोनों ही कॉइन में हेड आने की क्या संभावना है, दोनों ही कॉइन में हेड आने की। अब देखिए पहला क्या टर्म शो कर रहा है, पहला टर्म पहले वाले कॉइन पे आने वाले चित्त या पट यानी कि हेड या टेल को, और दूसरे वाले चित्त या पट को। तो दोनों में हेड आना चाहिए थे। कितने कंडीशन में दोनों में हेड दिख रहा है, 1। तो NE नंबर ऑफ एन इवेंट कितना हो जाएगा, 1। क्लियर है। तो अगर इवेंट मान ले हेड आने की इवेंट E है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी उस घटना की, इवेंट की, 1/4। ठीक है। अब एक और इसी में क्वेश्चन दे, पहला क्वेश्चन था वो, दूसरा था, दूसरा अगर दे दे कि कम से कम 1 टेल आने की संभावना क्या है, कम से कम 1 टेल आने की संभावना
क्या है। तो एक टेल कम से कम, अधिक कितना भी आ सकता है, एक टेल तो है तो ले लेंगे, अधिक से मतलब नहीं है। एक टेल एक टेल एक टेल कितना होगा, नंबर ऑफ एन इवेंट। मान लें कि टेल आने की जो कम से कम एक टेल आने की संभावना है वो है एफ, तो एन एस तो उसके लिए भी उतना ही है, कितना 4। तो एन एफ कितना होगा, नंबर ऑफ एन इवेंट गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल कितना हो जाएगा, एन एफ कितनी हो जाएगी 1 2 3, क्लियर है। और एन एस कितना दिया हुआ है 4, तो पी एफ यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एफ कितनी हो जाएगी, यहाँ से निकाल लेते हैं। पी एफ कितना हो जाएगा 3/4, यानी कितना 3 और एन एस कितना है 4। ये था हेड आने की संभावना, और इसमें था दूसरा में कि कम से कम एक टेल जरूर आए। तो दूसरा वाला जो कंडीशन था कम से कम एक टेल जरूर आए, तो वहाँ पे क्या इसको ऐसे बोल सकते थे कि हेड को छोड़ के रेस्ट आने की संभावना क्या है, हेड को छोड़ दिया जाए, यानी कि ई नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई नॉट। इसी कंडीशन को हम लोग क्या लिख सकते थे, इसमें देख रहे हैं 3 आ रहा है, किसको छोड़ के, सिर्फ दोनों ही सिक्के पे हेड वाले को छोड़ के। तो इसको ऐसे भी तो बोल सकते थे कि हेड वाले को छोड़ के, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। तो इसको क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, क्लियर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, इसको मैथमेटिकल या प्रोबेबिलिटी के केस में कैसे लिखते हैं, ई पे बार। कहीं कहीं आपको जो ई पे ये डैश है उस आपको ऐसे भी मिल सकता है और ऐसे भी मिल सकता है, याद रखेंगे। तो पी का मतलब हुआ क्या कि जिसमें इवेंट ई के बारे में घटना घटित हो रही है, और पी नॉट ई का मतलब हुआ कि उसमें ई वाली घटना घटित नहीं हो रही है, बाकी सब हो रहा है। अच्छा, जब पी एफ बराबर पी ई डैश है, यानी कि पी नॉट ई है और पी है, तो दोनों को जोड़ के देखते हैं क्या होता है। दोनों को मैं जोड़ता हूँ, पी और पी डैश को। यहाँ पे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, मैं फॉर्मूला मिटा देता हूँ, ऊपर मिटा दूँ, ओके। मुझे लगता है फॉर्मूला का काम हो गया, शब्दावली का भी काम हो गया। तो इधर रहने देता हूँ, मैं इधर में रहने देता हूँ, इतना से काम हो जाएगा। पी इवेंट ई की घटना और ई नॉट, जिसमें कि ई ना हो, दोनों को जोड़ दें अगर आप, पी ई प्लस पी ई नॉट या पी नॉट ई, तो आप देखेंगे पी ई का वैल्यू कितना था 1/4 और पी नॉट ई का वैल्यू कितना है 3/4। अच्छा, पी नॉट ई क्या है, पी एफ ही है, जो टेल वाला, मतलब हेड को छोड़ के वही बात थी, मैंने ले लिया। तो दोनों को जोड़ें, कितना आएगा 4, 1 + 3 कितना 4, कितना आ जाएगा 1। ये हर एक एग्जाम्पल के लिए सत्य होगा। किसी घटना की प्रोबेबिलिटी और उस घटना की जो नहीं होगी, उस घटना का ना होने की प्रोबेबिलिटी का योग हमेशा कितना आएगा 1 आएगा। ये आप लोग याद कर लें। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा 1। अच्छा, यहाँ पे जो हम लोगों ने इतना मेहनत करके निकाला 3/4, अगर ये बोला जैसे हेड का हम लोगों ने निकाल लिया और बोला कम से कम एक टेल आना चाहिए, इसका मतलब हेड नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे भी हम लोग कर सकते थे क्या, जो हम लोग ये निकाले 3/4, तो पी एफ या पी नॉट ई निकालने के लिए हम लोग यूज कर सकते थे क्या, ये फॉर्मूला पी प्लस पी नॉट। अच्छा, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, पी ई नॉट बराबर 1 - पी, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ भी अगर पी ई नॉट निकालना था या पी नॉट ई निकालना था तो क्या होता है 1 - पी ई, तो पी ई कितना है 1/4, तो 1 - 1/4 कितना आ गया 3/4, जो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल। समझ में आ रहा है। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे। और अभी और भी कुछ बाकी है जो कि अगले वीडियो में मैं लेकर के आऊँगा, कुछ सवाल होगा और कुछ कंसेप्ट अभी भी बाकी है। ये वीडियो लंबा हो गया है, कुछ ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग एक बहुत ही अच्छे कुछ सवाल के साथ और भी कुछ कंसेप्ट है उसके साथ। वहाँ पे देखेंगे बॉल वाला प्रॉब्लम, कार्ड्स वाला प्रॉब्लम, कॉइन वाला प्रॉब्लम और डाइस वाला प्रॉब्लम। तो अगले वीडियो में इसका जस्ट पार्ट 2 फिर तुरंत आएगा। तो कैसा लगा वीडियो, समझ में आया या नहीं आया,
कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। और मुझे लगता है कि अगर आप लोग अच्छे से देखे होंगे तो समझ में आया होगा। 50 मार्क्स का मैंने बहुत सारा टॉपिक डाल रखा है। अभी हाल ही में मैंने आरटी पूरा समाप्त किया है। आरटी पूरा समाप्त किया है 3 पार्ट में। कौन कौन सा? एक पार्ट 1, एक पार्ट 2 और उस पर बेस्ड क्वेश्चन। फिर उसके पहले मैंने अधिगम का स्थानांतरण पे भी 3 वीडियो डाल रखा था। उसके पहले फिर हम लोगों ने माइक्रो टीचिंग, इस वीडियो के पहले आरटी के पहले माइक्रो टीचिंग डाल रखा था, वो भी देख लें। सारा का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के भी वीडियो डाले हुए हैं, तो आप लोग जाके देख सकते हैं, वो देख लें। और इसके बाद प्रोबेबिलिटी का पार्ट 2 मैं दूंगा। हो सकता है 50 मार्क्स का जो चल रहा है वो फिर अभी कुछ टॉपिक नया आएगा, तो देखते रहें। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है जुड़ जाएं, आपको इस चैनल पे मैथ और 50 मार्क्स का जो जनरल पेपर है उसका मिलता रहेगा। तो जो 50 मार्क्स के होंगे उसमें भी मैथ पूछता है, तो वो भी देखते रहें मैथ को। और जो नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।